नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम् नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलव का घट अमृत का लिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा।
प्रणाम सभी को, प्रणाम गुरुजी प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। प्रणाम। आप सभी लोगों से एक मेरा निवेदन है कि ये जो लिंक है, ये लिंक जो है आप जितने भी अपने ग्रुप हैं सब में भेज दो। और क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री चल रही है, तो जितना मुझे आता है बायोकेमिस्ट्री में, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं आता होगा, तो वो इससे वंचित ना रह जाए और कुछ हिंट मिल जाए तो आगे फिर वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाए। और बाकी तुम और लिंक के लिए आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन जब तक ये बायोकेमिस्ट्री चले तब तक आप इसको भेज दो। और आप अपनी तरफ से भी ये कर सकते हैं कि एक बार आप जो है किसी की जो वो हम कहते हैं ना कि उनसे कहो कि आप जो है कुछ छोड़ो अपने अंदर से, क्योंकि जो एक कहते हैं जब ज्ञान नहीं बचता है तो अहंकार पैदा होता है। ऐसे ही जब धन नहीं बचता है तो दिखावा जो है, दिखावटी दुनिया पैदा होती है, मतलब अपने को दिखाना शुरू कर देता है। तो आप थोड़ा कह सकते हैं उनसे, जो भी आपके संपर्क में है, कि आप आइए, सुनिए, और उसका कोई आपसे पैसा नहीं लग रहा है। आपको जब लगे कि हाँ हमारे ठीक है, हमारे हिसाब से आप खुद सोचो, खुद डिसीजन लें, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उनको कोई हिंट मिल जाएगा तो अच्छी तरह से और वो पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आयुर्वेद का थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा। बस इस कल्पना के साथ में आप जो किसी से भी कह सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे कि आज जब मैं देख रहा था, जब मैं मतलब संहिताओं को पढ़ता हूँ, मैं आज जब देख रहा था इसमें, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी शॉर्ट में जो है आचार्य उसको जो है कह के चले गए, और जिसका बड़ा बहुत लंबा अर्थ जो है वो निकालना पड़ा कि इसका क्या मतलब है। पवन जी, आपने मांगा था कि ये वृत्ति का कहाँ मिला है, तो मैंने चरक संहिता में देख के, हाँ जी सर, देखा। हाँ, तो मुझे पता तो थी यहाँ पर है, लेकिन उसमें शॉर्ट में है। ठीक है, जो उसका लॉन्ग पार्ट है वो मैं भेजूंगा, एक पीडीएफ बनाऊंगा पूरी, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव के कुछ पन्नों पे लिखी हुई किताबों पे, पन्नों पे लिखा हुआ है, उसको हमने जो है वो थोड़ा सा आगे करके, और बाकायदा शास्त्रोक्त है, उसमें कोई कहीं से भी वो नहीं है। हम ये जो 10 तंत्रार्थ पढ़ रहे थे, चरक में लिखे हुए हैं, वो मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, और उनकी जो है वो वहां भी उन्होंने लिख दिया है कि इसके बगैर आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। और हम अलग अलग जगह जगह पढ़ते हैं। अब 3 प्रश्न हमारे दिमाग में यहाँ पर उभर के आते हैं। क्या जो हमारे षड पदार्थ हैं वो क्या वैशेषिक दर्शन के थे? क्या ये षड पदार्थ हैं वो दर्शनों के थे, आयुर्वेद के थे या नहीं? दूसरी चीज, एक आता है कि जब षड पदार्थ हैं तो षड पदार्थ अभाव को प्रकट करते हैं या भाव को प्रकट करते हैं? अगर भाव पदार्थ हैं और वो भाव को ही प्रकट करते हैं, तो फिर अभाव को प्रकट कैसे कर दिया आचार्य? और अगर अभाव को प्रकट किया है तो चरक संहिता में कहाँ माना है? एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि जो आयुर्वेद के जो और जो विषय हैं, जो वास्तव में हमको इसको ले जाते हैं कि आप क्या हमारे मन से किसी ने फर्स्ट ईयर में मतलब कहना चाहिए एनाटमी या फिजियोलॉजी ये रखी, या वास्तविक इन षड पदार्थों के आधार पर ही जो विषय का हमारा चयन किया गया था कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, एक सीरीज बनाई गई थी, उनका क्या महत्व है इसके और उसका मतलब क्या है, और आयुर्वेद में इसको क्यों माना गया कि आपको जो है यहाँ से इस तरह से जो है वो क्या आयुर्वेद में लिखा है, या हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने हमारा सिलेबस तैयार किया, एक सीरीज तैयार की, क्या उनका अपना वो था, या आज भी ठीक है या पहले ठीक था? मतलब कुछ हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और भी दिमाग में उठता है कि चरक और सुश्रुत ने जब आयुर्वेदिक पदार्थ के बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा? तब कहा है, तब संकेत उन्होंने दिया है, और जो संकेत दिया उन्होंने वो उसको जस्ट एकदम उल्टा कर दिया। जस्ट उल्टा क्या कर दिया कि उन्होंने द्रव सामान, वो द्रव गुण कर्म, इस तरह से सब पदार्थों का वर्णन मतलब एक सीरीज बनाई,
लेकिन आयुर्वेद ने इसको जो है वो सीरीज एकदम उल्टी की, और वो उल्टी कहाँ से की, पीछे से उल्टी करते चले आए और कहा कि सामान्य विशेष, ये आयुर्वेद के जो हमारे षड पदार्थ हैं इनकी एक सीरीज जो आयुर्वेद के अनुसार है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम ध्यान में लेते हैं, वो ये है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ये जो है हमारे आयुर्वेद की सीरीज है, जबकि वैशेषिक दर्शन की और उनकी जो सीरीज है वो एकदम शुरू होती है आपकी द्रव्य से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इस तरह से उनकी जो है वो सीरीज शुरू होती है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसको ऐसे माना। अब ये जब इनको जानने की जब आवश्यकता हुई कि इनको हम जानेंगे तो इन जो 10 तंत्रार्थ हैं इनके द्वारा ही हम इनको जान पाएंगे, अन्यथा हम नहीं जान पाएंगे। कहने का तात्पर्य है जो 10 तंत्रार्थ को हम जाने, जो तंत्र दिए हुए हैं और उसमें सबसे पहला शरीर है, इनको हम जान लेंगे तब हम इसको जान पाएंगे कि ये हमारे जो षड पदार्थ हैं ये है क्या, और इनके आधार पर जो भाव पदार्थ हैं वो क्या है, इनके आधार पर जो अभाव पदार्थ है वो क्या है, हम इनकी सिद्धि कर सकेंगे और इनकी बायोकेमिस्ट्री को पूरी तरह से पढ़ सकेंगे। देखिए ये कोई छोटा विषय नहीं है, बस इसको केवल आप लोगों को अगर हिंट मिलता चला जाएगा तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं इसको खोज लोगे, और एंड में हम आपको पीडीएफ देंगे ही देंगे इसको पूरी बना के। पूरी एक पीडीएफ होगी जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। नंबर 1, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं वो पहले, इससे सबसे पहली चीज तो जो हमारा पूरा धातु साम्यता है, धातु असाम्यता है, शरीर है, और शरीर में उपस्थित जो भी विकृतियां होती हैं वो इन 10 तंत्रार्थों के द्वारा ही जानी जाती है। नंबर 2, अगर किसी को कोई डायग्नोसिस बना रहा है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्हीं तंत्रार्थ के आधार पर ही बनाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो आज की भाषा में हम जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं, और हिंदी में या संस्कृत भाषा में बोलते हैं इसे अंतर्निदान। तीसरा, जो हम मेंटेनेंस का पार्ट रखते हैं वो ऑब्जेक्ट का पार्ट रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो कहते हैं ना कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो लोक पुरुष है वो है, उसी को हम ध्यान में रख के जो है अपने इस तंत्रों के द्वारा ही उसको जान सकते हैं। चरक संहिता के चरक संहिता में सूत्र आपको तो मालूम ही है, जो मैंने अभी डाल दिया उसमें, सूत्र स्थान अध्याय 30 में 32वें श्लोक में इसको आचार्य चरक ने स्पष्ट भी किया है, और उसके जो स्वलक्षण है तो स्वलक्षण के हिसाब से जो हम हिता हिता सुख्यम जो आयु का वर्णन करते हैं वो उसका अर्थ बताते हैं कि इसके यही लक्षण है, अर्थात इसके स्वय लक्षण, आयुर्वेद की जो स्वय लक्षण है, आयुर्वेद की जो विषय है और आयुर्वेद की जो मूलता लक्षण है। आज आप पहली बार सुन रहे होंगे कि आयुर्वेद के जो लक्षण है वो क्या है और आयुर्वेद की विषय है वो क्या है। इनको भी आप लिख लीजिए कि जो सूत्र में वर्णन करके गए हैं, मैंने 3 सूत्रों का आपका आज बताया था, चौथा सूत्र ये बताया है कि यहाँ पर चरक संहिता में ये लिखा है, और इस सूत्र का मतलब क्या है तो उस सूत्र से जोड़ा है जो आप उसे पढ़ के आए हैं। जरा मुझे कोई बताएंगे हिता हितम सुख्यम क्या है? हितायतम सुखम दुखम आयुतस्य हितायतम मानम च तक आयुर्वेद सौचिते। ये श्लोक यहाँ पर कनेक्ट है, और यहाँ पर जब कनेक्ट है तो यही आयुर्वेद के लक्षण हैं और यही आयुर्वेद के विषय हैं कि हित, अहित, आयुष, अनायुष, ये प्रमाणिक रूप से, इनका प्रमाणिक रूप से और अप्रमाणिक द्रव्य गुण कर्म का जो अध्ययन कराता है वो हमारे ये जो क्या बोलते हैं तंत्र है, इन्हीं के द्वारा होता है, और इनसे ही हम लोग जो है आगे की जितना भी आयुर्वेद है वो पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि जो 10 तंत्र हैं उसमें पहला है शरीर। इसका क्या मतलब? इसका आचार्यों ने इस विषय पर इस वस्तु का बहुत गहरा अर्थ दिया है, और इस अर्थ का और वैज्ञानिक रूप दिया है, वैज्ञानिक रूप के हिसाब से उसका अध्ययन क्रम भी दिया है कि इस प्रकार से आप इसका अध्ययन करेंगे। इसका मतलब होता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, ये हमारे शरीर के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं शरीर के अंतर्गत आने में शरीर, इंद्रिय और समस्त शरीर के भाव, जो 9 भाव पदार्थ हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके अंतर्गत आने के बाद हम शरीर की जो पूरी स्टडी करते हैं, चाहे वो एनाटॉमी के हिसाब से, चाहे वो फिजियोलॉजी के हिसाब से, चाहे हम तो कहना चाहिए एक भाव पदार्थ के हिसाब से, चाहे अभाव पदार्थ के हिसाब से। जब अभाव पदार्थ की गणना की गई है, तब अभाव पदार्थ में आचार्यों ने बहुत दर्शन ऐसे हैं जो अभाव को नहीं मानते, और कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद अभाव को नहीं मानता है। गलत, आयुर्वेद अभाव को भी मानता है। और वो आचार्यों ने जब मन की चिकित्सा में बताया है, मन को जब उजागर किया है, तब उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जब मन के अंदर जो भाव, मन को अगर हमने भाव पदार्थ माना है, तो भाव पदार्थ मन के अंदर माना है, तो इसको अगर हम अभाव में लेके आए तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति बनेगी, क्योंकि जो चीज अभाव में होगी उसके जाने ना जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। जो अभाव में है उसको ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आचार्यों ने कहा कि मन के अंदर रज, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण मौजूद होते हैं। और इन 3 गुणों में से अगर हम रज और तम, इनका अभाव हो जाए, अर्थात वो आदमी सभी इंद्रियों को अपने बस में करके, मन को एकांत करके आत्मा के साथ मिला दे, रज और तम गुण का शून्य शेष अवशेष रह जाए, तब जो है हम कहेंगे कि अब यहाँ पर मन में रज और तम का अभाव हो गया है, अर्थात इसका शरीर, इसका मन, इसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आप तो उपदेश जो है पुरुष हो जाता है, जो कहता है वही सही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अभाव की गणना आचार्य चरक ने की है, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही हो जाए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा शून्य की अवस्था में। अर्थात सब जो है, जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी जो है अभाव की स्थिति में, इन दोनों की अभाव की स्थिति में मन सत्व गुण को प्राप्त हो जाएगा, और वो आत्मा के साथ विलीन होकर दूसरे शरीर में पुनरावृत्ति नहीं कर सकता। सृष्टि का अंत हो जाएगा और सृष्टि शून्य की अवस्था में। किसको समझ में आया? आया गुरुजी। ठीक है। तो कभी आपको अभाव के पदार्थ के बारे में अगर कहीं पर कुछ सोचना हो और किसी को बोलना हो, किसी को समझाना हो, तो आप बिल्कुल उसे बाकायदा एग्जाम्पल देकर संहिताओं के अनुसार। जी सर, फिर सतयुग तो अभी तक चलना चाहिए था। सर सतयुग का क्या नाम है? सतयुग नहीं, सत्य, रज और तम, ये 3 गुणों सतयुग में तो यही कहते हैं ना, सतयुग में लोगों का सत्य, रज और तम तो गुण थे ही नहीं, सब सतो ही गुण बहुला है सारा कुछ। देखिए, वही सतयुग की एक कल्पना की गई है। वहां पर सतयुग की एक कल्पना की गई है कि वहां पर जितने भी थे उनका सत्व गुण इतना बलवान था, थे रज और तम भी, लेकिन सत्व गुण इतना बलवान था कि वो दोनों को दबाया हुआ था। अर्थात उनको बिल्कुल शून्य की अवस्था में लेके आए थे वो, ताकि वो कार्य ना कर सकें। तब वहां पर थे। अगर वहां पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता तो मन जो है फिर जो है अपने सत्व गुण को ही प्राप्त होता, शून्य की अवस्था में बिल्कुल नहीं था। ये तो हम बिल्कुल मतलब कहना चाहिए, जान सकते हैं कि कोई दोष, अब वहां पर क्या है, कोई दोष है शरीर के अंदर, लेकिन वो रोगोत्पत्ति करने में इतना बलवान नहीं है जो वो रोगोत्पत्ति कर सके। तब ना तो हमको रोग होता है, ना हमको कोई एहसास होता है, और ना ही हमको कुछ ऐसी कोई चीज दिखती है कि जो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पत्ति करे। लेकिन धीरे धीरे करके जब उसकी मात्रा को अपनी जो प्राप्त होता है, तब वो रोग उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार मन में जब सत्व, रज और गुण सत्य की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में हो और वो अपनी गति को प्राप्त ना हो, वो अपने कर्म को प्राप्त ना हो, तब हम कहेंगे कि सात्विक पुरुष है, ये सात्विक पुरुष है, लेकिन जीरो की अवस्था में नहीं गया। उस समय सृष्टि रहेगी, लेकिन अगर वो बिल्कुल एकदम जीरो को प्राप्त हो गया, तब वहां पर फिर वो आपदोपदेश है, वो शरीर को छोड़ के चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगी कि ये शरीर को कब छोड़ के चले गए। और इनके शरीर जो है वो एक मृत की अवस्था में है, लेकिन जब चाहेंगे तब ये शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जब चाहेंगे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसमें भी एक चीज है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ रजोगुण और तमोगुण की मात्रा रही होगी, इसलिए बार बार मन जो है उस शरीर में प्रवेश कर सकता है। यदि कहीं बिल्कुल एकदम जीरो की अवस्था में है
तो वो शरीर छोड़ के ही चले जाएंगे और क्या होगा, सृष्टि का अंत हो जाएगा। उसी को आयुर्वेद में आचार्यों ने प्रलयावस्था दी है। इस सृष्टि की प्रलयावस्था तभी होती है, अर्थात शरीर की प्रलयावस्था तब होती है जब यहाँ पर ये सत्व और रजतम, सत्व क्या नाम है, रज और तम, ये सब शून्य की स्टेज में आते हैं, तब प्रलय की अवस्था आती है। इसलिए हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जब अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ हम जो पढ़ते हैं वो भाव और अभाव, इन दोनों पदार्थों के रूप में पढ़ते हैं। और मतलब कहना चाहिए, जो भाव पदार्थ हैं वो हमको दिखते हैं, जो अभाव पदार्थ हैं वो हमको नहीं दिखते हैं। तो यहाँ आचार्य ने सिर्फ कहा कि क्या हम गणना कर सकते हैं कि अभाव पदार्थ हैं और उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अभाव पदार्थ हैं और उनकी पूर्ण सत्ता है और वो अपनी पूर्ण सत्ता की तरह कार्य करते हैं। शरीर का मतलब यही हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से हमारा पुरुष है, और पुरुष का मतलब होता है कि हम उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके भाव अभाव पदार्थों पर पूरा जो है वो विस्तृत ज्ञान प्राप्त करें। ये पहली वृत्ति है, ये शरीर की जो हमारी पहली तंत्रार्थ है उसका पहला अध्ययन यही है। दूसरा, शरीर के बाद वृत्ति, मेंटेनेंस ऑफ द धातुओं की मेंटेनेंस, मन की मेंटेनेंस, इंद्रियों की मेंटेनेंस, इनको सबको हमको देखते हुए, अर्थात पंच गुणों का पूरा मेंटेनेंस करने के लिए हमको वृत्ति की रूप में जो एक वर्ड दिया गया है वो दिया गया है। शरीर के बाद वृत्ति है, और इसका जो मतलब होता है वो शरीर, मन आदि के मेंटेनेंस के लिए जो हम आहार विहार उपयोग करते हैं, जो आहार विहार का हम जो है वो ये जो मतलब कहना चाहिए आहार विहार करते हैं, इससे शरीर में जो मेंटेनेंस होता है वो विभिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने वाले आवाज आ रही है मेरी क्या? जी सर आ रही है। सर आ रही है। एक मिनट, हाँ कोई एक मेरा फंक्शन खुल गया इसमें, और उसको वाला बटन। तो इसमें जो है वो जितने भी हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रहण किए जाने वाले जो आहार विहार है और अन्य भाव पदार्थ हैं, जो वो हमारे दैनिक जीवन में जो ग्रहण किए जाने वाले, उनका समावेश इस वृत्ति के अंदर कर लिया जाता है कि हमने कौन सा आहार विहार खाया, क्या नहीं खाया। इससे इंद्रियां, मन और जो हमारे भाव पदार्थ हैं उसमें सब कुछ ये इनका मेंटेनेंस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जीवन व्यापार में लगातार एक दूसरे को बनाए रखने के लिए, अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से रस और रस रक्त आदि धातु में पूरा सब वो मेंटेनेंस का मतलब, जैसे कि आरबीसी की संख्या हमारे शरीर के अंदर इतनी होती है तो हमारी जो मेच्योर आरबीसी होती है वो घूमती रहती है और वो मेंटेन उसको करती है जो घूमती रहती है। रस हमारे शरीर से क्षय होता रहता है, लेकिन वो जो रस, जो अपक्व रस होता है वो धीरे धीरे करके पूरे शरीर के अंदर अपनी पक्वता को प्राप्त होता रहता है। और जो क्षय रस है, क्षय का मतलब जो हमारा जो यूज करती है बॉडी, अगर वो रस खत्म हो रहा है तो उसकी जगह वो मेंटेन करता चला जाता है। यानी कि हम अर्थात कहें कि प्रत्येक धातु का इसी तरह से है, रस रक्त के अंदर जो हमारी धातुएं घूम रही है, जो पार्ट अभी यूज नहीं हो रहा है वो आगे जाके यूज होगा, और वो यूज जो हो रहा है उसका पीछे वाला जो पार्ट है वो और पीछे चल रहा है, उसका पीछे वाला पार्ट और पीछे चल रहा है। ये यूज होके खत्म हो गया, इसकी जगह इसने ली, इसकी जगह इसने ले ली, इसकी जगह इसने ले ली, इसकी जगह इसने ले ली। इस तरह से जो हमारा रस है वो एक प्रकार से बॉडी यूज भी करती रहती है और पीछे से मेंटेन भी होता चला जाता है। उसके लिए जरूरत होती है हमारे समुचित आहार विहार की। हम एक प्रकार से उसको मतलब कहना चाहिए बॉडी के लिए जो आहार करते हैं, विहार करते हैं, सटीक रूप भोजन खाते हैं, तरह तरह के जतन करते हैं कि आज हमको कैल्शियम चाहिए, आज हमको ये चाहिए, हमको स्नेह चाहिए, हमारे लिए अम्ल रस चाहिए, हमारे लिए ये चाहिए। तो वो प्रत्येक धातु के जो उपादान कारण है, उन उपादान कारण को साथ लेकर पीछे जो सब चीज चल रही है एक धातु, इसको समझ रहे हैं ना आप? एक से एक तो है वही पार्ट कि हम कहें कि हम कहें ये डी पार्ट है, फिर ये डी पार्ट का सीधे सीधे जो हमारा पार्ट आएगा वो बी में आएगा,
या हम कहें ये एफ का पार्ट है, फिर डी में आएगा, फिर डी से बी में आएगा। बी एक यूजफुल पार्ट, बी क्या है, यूजफुल पार्ट है रस का। तो जो हमारा, अगर हम उसको कहें कि ये जो हमारा एफ वाला पार्ट था ये भी इसी का पार्ट है, लेकिन ये पूर्ण मैच्योर नहीं है। पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हुए विभिन्न अपने उपादान कारणों को लेते हुए जब तक ये जो हमारा डी पार्ट है उसके डी पार्ट के जितने भी कंटेंट है वो बी पार्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तब तक मुझे यहाँ का स्थान नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ का स्थान उसे नहीं मिलेगा तो डी पार्ट बी में आया और बी पार्ट ए में आया, ऐसे ही एफ पार्ट डी में आ गया और डी पार्ट बी में आ गया, और जो एफ पार्ट आया वो हमारे आहार विहार से। समझ रहे हैं कुछ इसमें? कुछ समझ में आया? हाँ Yes, सर, sir. इसका आगे सर आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं बोलूं एक जो मुझे समझ में आया। हाँ 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 है हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। ना? शरीर से आपने आ रही है बोला मैम, हाँ जी, आ रही है आवाज आ रही है सर का शायद नेटवर्क। ठीक है। तो जो हाँ बोलो। मेरा मेरा जा रहा है क्या नेटवर्क? पता नहीं सर, मेरा भी जा रहा है लग रहा है। मेरे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, नजर ही नहीं आ रहा। शिट। आपको नजर नहीं आएगा, मैंने व्हाइट बोर्ड खोल दिया। हाँ सर, व्हाइट बोर्ड खुल गया है सर आपका। हाँ मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैम, ये सामने एक व्हाइट बोलो बोर्ड। बोलो, आप बोलो। अच्छा मैं बोलती हूँ। हाँ, तो शरीर से आपने बताया कि जो 9 भाव हैं और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी हम मानते हैं। तो इसमें मतलब मेनली हम मानेंगे जो हमारा पंचभौतिक शरीर है और जो उसमें क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी फिजियोलॉजीज होती हैं उसको हम शरीर मान लेंगे। वृत्ति से कल आपने बताया था सर बार बार, कल आपने बोला था वृत्ति मतलब बार बार, जो मुझे याद है। और उसका मतलब था कि जो रिपीट होना, बार बार रिपीट होना, है ना। आज आपने बोला कि जो शरीर मन आदि का और या जो जीवन व्यापार जिससे हम चलाते हैं और उसको जो मेंटेन करता है, उसका जो है हम आहार से मानते हैं कि हमारी बॉडी आहार से मेंटेन होती है। तो इसको एक बड़ा आसानी से ऐसे समझ सकते हैं हम कि जो हमारा धातु पोषण क्रम होता है, जो आप बता रहे थे, उसको हम धातु पोषण क्रम मान सकते हैं कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, हमने आहार खाया और वो एक एक रस धातुओं को पोषित करता चला गया। पर उसमें जैसे आरबीसी का जीवन 120 दिन होता है, लेकिन वो 120 दिन के बाद जो जो खत्म होते जाएंगे उनकी जगह नए नए बनते जाएंगे। तो वो एक मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ बॉडी है जिसको आयुर्वेद के तंत्रार्थ के अंतर्गत वृत्ति में रखा गया। ठीक सर? बिल्कुल यही बात बनी ना। तो इससे हम अपने को समझाने के लिए ऐसे मान लेंगे कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातुओं का पोषण होता चला गया, जिसका जितना जितना दिन था वो उतने उतने जीवित रहा, लेकिन आहार ने उसको मेंटेन रखा। जो व्यर्थ थे वो निकलते चले गए और जो काम के थे वो नए नए बनते चले गए। मतलब डिके एंड न्यू फॉर्मेशन, नया बनना और पुराना निकलना, इस प्रोसीजर को तभी बार बार रिपीट, यहाँ पे ये मतलब है कि पुराने की जगह पे नया बनते जाना और शरीर के जीवन व्यापार में सारी धातुओं को और शरीर को मेंटेन करना, वो वृत्ति के अंतर्गत है। ठीक सर? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक देखो यू। मैंने इसमें कुछ बनाया है, ठीक है? हाँ आप जी। समझ सकते हो। आ गया उस पर? आपके आ रहा है? आगे आ गया। एक कुछ आपने बनाया, फिर FDB AB DF लिखा और फिर नीचे प्रकृति लिखा है। हाँ, मैंने यहाँ पर सी नहीं दिया है, सीधे ए कर हाँ। दिया। ठीक है, अब हमने अब ये एफ जो था वो एक प्रकार से इमेच्योर था, ये भी इमेच्योर था, ये भी हम इसे सेम ही मानेंगे, तो हम इसे सेम ही मान लें और हम इसे फुल मान लें। ये हमारा रस का पार्ट है, ठीक है, ये मैच्योर रस का पार्ट। ए हमारे मेच्योर रस का पार्ट है, ये कह रहे हो आप? हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक ये है। ए हमारा मैच्योर रस का पार्ट है और इसे हम जो डिनोट कर देंगे वो हम सीधे सीधे, अगर एम से मैं इसको डिनोट कर दूं कि ये मैच्योर पार्ट है, ठीक है। और ये जितने भी हैं, ये तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों जितने भी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये हमारे इमेच्योर में अगर मैं इसको मान लूं, ठीक है, वो जो भी है मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ जाएगा ये। आई एम लिख दो ना, इमेच्योर, आई हाँ, एम। हाँ, एम। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मान लूं ये 5 अंश में इमेच्योर है, ये 3 अंश में इमेच्योर है, ये ठीक 2 है। अंश में है, और ये मैच्योर 5 3 2, ठीक है, 5 और 10 हो गए। हाँ ठीक है। ठीक है। ये हम्म, इमेच्योर पार्ट है, अगर ये इसमें आएगा, डी में कन्वर्ट होगा, तो ये तीसरी स्टेज में आएगा कि मैं तीसरी स्टेज में इमेच्योर हूं। जब ये डी वाला बी की जगह लेगा, तब ये तब तक मैच्योर हो चुका होगा, अपनी 2 स्टेज तक मैच्योर होगा। और जब ये इसमें कन्वर्ट होगा, तब ये ए में कन्वर्ट होगा। ए का मतलब अब मैं फुल मैच्योर हूं। और ये जो ए है, ये बॉडी का जो मैच्योर पार्ट है, ये बॉडी इसको यूज कर लेगी। तो ये आप आहार के विषय में ही बोल रहे हो ना, कि हाँ, हर धातु के। ये मैं आहार के विषय में बोल रहा हूँ। वृद्धि का मतलब पीछे से धातुओं का पोषण होता चला जाता है। तो वो एकदम नहीं होता कि हमने आज खा लिया तो कल ही जो है हमारा खून बढ़ जाए, या हमने आज खा लिया तो कल को जो हमारी आरबीसी है वो मेंटेन कैसे रहेंगी। रात भर में तो बहुत मर जाएंगी, और 2 दिन में बहुत मर जाएंगी, और 3 दिन में बहुत मरेंगी। फिर जो पीछे से मेंटेनेंस हो रहा है वो कैसे होगा। तो वो कहा गया, उसमें कहा गया कि ये जो पार्ट है ना, ये पड़े होते हैं, जो इमेच्योर पार्ट घूम रहे हैं, ये इमेच्योर पार्ट जो है मैच्योर होके उसका एक का दूसरी जगह अपनी मैच्योर अवस्था, जैसे कि इसको चाहिए थे अभी 5 उपादान, 4 उपादान कारण चाहिए थे, जो उसके क्या थे कंटेंट, वो यहाँ पर इसको नहीं मिले। धीरे धीरे घूमता रहा, शरीर में मिल गए, और ये डी में कन्वर्ट हो गया। जब तक डी को मिल गए वो बी में कन्वर्ट हो गया, बी को भी मिल गए वो ए में कन्वर्ट हो गया। अब ये फुल रस का पार्ट, और जब ये फुल रस का पार्ट बॉडी ने इसको यूज कर लिया, और फिर ये सर ये ब्लड में है या फूड है, स्टमक में है? ये तो ब्लड, ये फूड यहाँ पर है, ये कितनी ये खा रहे हैं, ये फूड हम ये फिर रस का मतलब अवस्था पाक का रस पार्ट बना ना सर फिर? जी। हाँ। मुझे जो समझ में आ रहा है सर, ये आ रहा है कि ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हर धातु के, जिनके अलग लेवल पर बनता है, और धातु स्टेज तक पहुंचने के लिए उनके एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, कि पहले हमारे फूड में से वो ब्रेक होके एफ स्टेज पे रहेगा, जिसमें कि अभी 5 उपादान कारण हैं। वहां से कुछ टाइम के बाद, मे बी फ्यू आवर्स या एक आध दिन के बाद, वो डी स्टेज पे पहुंचेगा, जहाँ 3 कारण। तो वो मेच्योरिटी लेवल ग्रेजुअली होते चले जाएंगे, और तब वो फाइनली मेच्योर स्टेज पे पहुंचेगा। और अगर हमारा आहार ठीक नहीं होगा, तो ये जो प्रोसेस कड़ी है ये टूटती जाएगी। जैसे अभी आपने बताया कि ऐसा नहीं होता कि आज खाया और कल हमारे आरबीसी बन गए। हाँ। तो वो एफ से डी, डी से बी, बी से ए तक पहुंचने की स्टेजेस हैं, जो कि एक रेगुलर प्रोसेस है। ये मुझे समझ में आया सर। हाँ, बिल्कुल सही समझ में आया। ये हमने प्रकृति हमारी, एक तो मनुष्य है, उसने आहार खाया, खाने के बाद उसका मतलब कहना चाहिए अवस्था पाक हुआ, निष्ठा पाक हुआ, और यहाँ तक वो पहुंच गया। और पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे करके ब्लड में चलता चला गया, अपने उपादान कारण को लेता चला गया। और यहाँ से सबसे पहली चीज तो यहाँ से आप समझो कि यहाँ ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस डिस्ट्रॉय होने की जो एक ही जगह है उसने डी ने ली, यहाँ बी वाले की जगह डी ने ली, डी वाले की जगह एफ ने ली, और एफ वाले की जगह जो हमने भोजन खाया उसने। आया कुछ? जी सर। जिसको नहीं आया वो बता दें। ये वृत्ति है, और इसी तरह से रोगों की वृत्ति होती है। सर समझ नहीं आ रहा सर, ये एफ डी बी ए क्या डिनोट करता है? ये डिनोट एफ डी सर सरोत्तर ये स्टेजेस लिख दी सर ने, स्टेजेस अच्छा। लिख दी। आप इनको इमेजिनरी स्टेज समझ लीजिए। जिस तरह सर इसको थोड़ा और, अगर मैं थोड़ा सा और इलैबोरेटली समझना चाहूँ, कि जैसे एक टिश्यू हीलिंग हम देखते हैं
कि कहीं चोट लगती है तो पहले टाइम पर हम देखते हैं कि एक प्रॉपर खाना वाना जब हम लेते रहते हैं तो वो एक लेयर डेवलप होती है, वो डेवलप होने के बाद फिर सेकेंड लेयर बनती है, फिर हमारी एक प्रॉपर स्किन की लेयर आती है। वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो हमारा रिपेयर का चलता रहता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारे आहार से आता रहता है। और शायद यही मतलब पूरी बॉडी में, खाली एक छोटा सा एग्जांपल मैंने टिश्यू रिपेयर का दे दिया सर, लेकिन ये सारे धातुओं के लिए अगर हम माने तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है बॉडी के अंदर ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सातों धातुओं का। जी मैम, थैंक यू मैम। अब आया? सर मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ 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 बिल्कुल। जरूर। एक्चुअली जैसे इसमें आप उपादान इसमें कारण, श्रुति जी, इसमें जो है जितना आप डिस्कस कर सकोगे, जितना आप कुछ सीख सकोगे, आपकी जो बायोकेमिस्ट्री उतनी अच्छी होती चली जाएगी। फाइनल तो आप बोलो। ही बताएंगे, हम तो सिर्फ अपनी बुद्धि के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपने बोला सर इसमें कि ये मतलब मैं शुरू का एक्चुअली सुन नहीं पाई थी, लेकिन ये जितना मुझे डायग्राम समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि आपने जो बोला कि इसमें उपादान कारण मिलते जाते हैं और इमेच्योर से मेच्योर हो जाता है। और शायद बीच में अभी मैम बोल रही थी वो आपने हीमोग्लोबिन मतलब कुछ ब्लड बनने का, अपने एचबी बनने का वो इसमें एक एग्जांपल दिया। तो जैसे हम वही एग्जांपल को ले लेते हैं और एक जैसे इसमें बात चल रही है उपादान कारणों की, तो हम उपादान कारणों की बात ले लेते हैं। तो जैसे आपने बोला कि एफ में शायद 10 फिर 5 3 कुछ ऐसे बोला, मतलब कि अपने अपने कारण मिलेंगे और फिर वो मेच्योर होंगे। यदि वो कारण नहीं मिलते हैं तो वो इमेच्योर की कंडीशन में ही ब्लड में घूमता रहेगा, या रस धातु या रक्त धातु। हम मतलब ऐसे इंडिकेट नहीं कर सकते कि जो हमारा ब्लड लिया है वही रक्त धातु है, क्योंकि उसमें रस भी है, रक्त भी है, मांस भी है, सब है। तो हम जैसे एचबी बनने की प्रोसेस की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने खाया, हमने पालक खाया, चुकंदर खाया, कुछ भी खाया, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फेरस के फॉर्म में, मतलब कि अभी इमेच्योर है, एफ फेरस के फॉर्म में अब्सॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब वो घूम रहा है ब्लड में फेरस के फॉर्म में वहां, लेकिन उसको एक उपादान कारण मिला एपोट्रांसफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन का। अब वो जब उससे उपादान कारण मिला तो उसको 5 पॉइंट मिल गए या 3 पॉइंट जितने भी मिले, और उसके बाद वो फिर अपनी सेकेंड स्टेज में आया, ब्लड में अभी भी घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है उसमें, जो बोन मैरो में जा रहा है, माइलॉइड सेल्स में जा रहा है, ट्रांसफेरिन मिल रहा है उसको। तो वहां पे वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से मिला और फिर क्या कहते हैं अंदर चला गया। तो वो जो हमने फेरस फॉर्म को अंदर भेजा, ट्रांसफेरिन एपोट्रांसफेरिन मिले, फिर ये डी तक आ गया। फिर अब हमको बी फाइनल स्टेज में थोड़े कुछ उपादान कारण और चाहिए हैं ताकि वो एचबी में कन्वर्ट हो जाए। तो वहां हमको हीम के साथ ग्लोबिन मिल गया। तो जैसे उसको ग्लोबिन मिला उसके बचे हुए उपादान कारण पूरे हो गए, उसकी इमेच्योर स्टेज से पूरी मेच्योर हो गई, हीम प्लस ग्लोबिन का संयोग हुआ और हीमोग्लोबिन बन गया। तो हमने उसमें एचपी बन गया फाइनल मेच्योर स्टेज में। ये ऐसे बात की। या यदि हम आरबीसी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये यहाँ तक चलेगा, फिर आरबीसी एचबी के कारण जो बनेगा। तो मतलब हर चीज को बनने के लिए हमने यहाँ मॉडर्न में सिर्फ नाम दे दिए हैं, हम फिजियोलॉजी समझते हैं, एनाटॉमी समझते हैं, इसलिए हमने समझ लिया कि ऐसे 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 है। लेकिन आचार्यों की बहुत सूक्ष्म दृष्टि थी, उन्होंने धातु तक बनने के लिए कुछ कुछ, अब जरूरी नहीं कि बीच में 3 ही स्टेजेस हो, जैसे कि यहाँ अवस्था पाक या निष्ठा पाक की बात चल रही होती है, रस से रक्त धातु, कोई कोई आचार्य बोल देते हैं कि तुरंत शुक्र धातु बन जाती है, कोई बोलते नहीं 7 दिन बाद बनती है, कोई बोलते नहीं 1 महीने बाद बनती है। तो वो भी आहार पे भी डिपेंड करता है कि हमने आहार मान लीजिए शुक्रल आहार खाया तो तुरंत ही हो सकता है कि दूसरे दिन ही शुक्र धातु का वर्धन हो जाए, लेकिन हमने कुछ नॉर्मल आहार खा रहे हैं, सामान्य पांचभौतिक आहार खा रहे हैं, तो उसको बनने में 7 दिन और अग्नि के अकॉर्डिंग 1 महीने भी लग सकते हैं। तो उपादान कारण आई थिंक कितने भी हो सकते हैं बीच में, लेकिन जो इमेच्योर स्टेज में बॉडी में ही सर्कुलेट होते रहेंगे, लेकिन फाइनल हमको जितना चाहिए है उसके अकॉर्डिंग उपादान कारण ऐड होते जाएंगे और मेच्योर धातु बन जाएगी और फिर वो खत्म भी होगी। यहाँ पे आई थिंक आचार्यों ने बनने का तो किया है वर्णन, लेकिन खत्म होना ये एक बहुत है कि वो खत्म कैसे होती है, क्योंकि रस 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 बनता ही थोड़ी जाएगा, उसकी एक निश्चित मात्रा है, तो उसको खत्म होना भी बहुत जरूरी है।
खत्म तभी तो होगा ना, जब जैसे हम सार किट विभाजन का सार यूज हो जाता है आगे आगे प्रोसेस में, किट वो बाहर निकल जाता है। हाँ देखिए, अब खत्म होने की जो प्रोसेस है वो आगे है। नहीं नहीं सर, आगे क्या पहले है? आप ये वाला बताइए, ये वाला क्या ऐसा ही था कि हमने कुछ, क्योंकि हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। बोल देते हैं फिर आप बोल देते हैं हाँ और हम लोग नहीं 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 सर नहीं आपने नहीं, नहीं। बताया प्रकृति, प्रकृति तो के फिर हमने आप प्रकृति ने आहार लिया, आहार लेने के बाद सबसे पहले शुक्र धातु बनी, जो आपने भोजन लिया उससे शुक्र धातु बनी, और उसके बाद फिर मज्जा और अवतोतर बनती चली गई, नहीं है नहीं ना नहीं सर? नहीं, उल्टा उल्टा। उल्टा है डॉक्टर रस का उत्कर्ष, अरे रस रक्त पहले मांस रस बनेगा। पहले रस फ्लो आएगा। चार्ट में तो ये दिखा रखा है ना, प्रकृति, आहार, फिर उसके बाद रस तो लास्ट में दे रखा है, एरो देखो आप। नहीं नहीं डॉक्टर नहीं नहीं डॉक्टर नहीं नहीं उत्कर्ष, आप नहीं, इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया है ये सर तो ने एग्जाम्पल दिया है। वैसे लिखा है, तो ये तो वैसे ही लिखा है। सर ने तो सिर्फ अच्छा स्टेजेस अच्छा, समझाने मैं के एग्जाम्पल है। मैं इसी में लेकिन कंफ्यूज हो वर्ड गया। जो वर्ड लिखे इस पे मत जाओ। कंफ्यूज मत हो। नेहरा जी कंफ्यूज हो तो मैं समझाता हूँ। हमने आहार लिया, आहार लेने के बाद हमारा पहली अवस्था पाक होने के बाद दूसरी हुई, दूसरी होने के बाद फिर आखिर में निष्ठा पाक हुई। निष्ठा पाक होने के बाद आप ये समझो कि मैं केवल रस धातु की बात कर रहा हूँ, मैं रक्त की बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, केवल रस धातु आप अपने दिमाग में अभी बैठा लो, रस धातु बन रही है केवल, बाकी कुछ नहीं बनता है। बस मैं रस धातु की बात कर रहा हूँ, सातु धातु की बात कर ही नहीं रहा। आपकी रस धातु बनी, एक रस धातु ऐसी है जो यूज हो रही है, बॉडी कर रही है, जिसके कारण हम क्या है इस समय एट ए स्टेज, इस समय मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। एक रस धातु जो मैंने अभी खाई और सुबह के लिए वो रस धातु बन के और भोजन पाक होके और पाक होने के बाद वो अपनी पहली अवस्था में पहुंची, तो अगर वो पूर्ण रूप से पक्यू ही पहुंच जाएगी, अर्थात ए को प्राप्त हो जाएगी, समझे? रात खाया, सुबह के लिए वो ए को प्राप्त हो गई, तो जो मेरी साम्यावस्था में रस धातु इस समय काम कर रही थी सुबह, उसकी वृद्धि हो गई। आप हाँ करो या ना? जी सर। जी सर। जी हाँ, सर, हो गई। हो गई सर। अब जब उसकी वृद्धि हो गई तो सुबह के लिए फिर खाना खा लिया, और जब सुबह के लिए खाना खाया शाम तक वो पच के फिर निष्ठा पाक में होके फिर रस धातु में कन्वर्ट हो गया। अब उसकी और वृद्धि हो गई। जी। जब और उसकी वृद्धि हो गई तो मैं स्वस्थ कैसे हूं? फिर तो रस लगातार बढ़ता चलना चाहिए। जब मैं खाऊंगा रस बनेगा, और रस बन के तुरंत जो है उसकी वृद्धि होगी, और फिर मेरा रस इतना बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर की रस ही रस दिखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो पहली अवस्था को प्राप्त हुआ, तब उसने अपने उपादान कारणों को घूमते हुए शरीर में इकट्ठे करके, अभी वो इमेच्योर घूम रहा है पूरी तरह से, लेकिन उसका जो डी पार्ट है वो भी इमेच्योर घूम रहा है, लेकिन वो इस अवस्था से क्रॉस हो चुका है। और जो डी की अवस्था पहले एफ थी, उस अवस्था में जो कल खाया हुआ भोजन है, जो सुबह खाया हुआ भोजन, शाम को खाया हुआ भोजन था, वो जब सुबह गया तब उसने उसकी जगह ली एफ वाली की, जो जगह डी पे आई तो उसने एफ की जगह ली। अब डी और एफ दोनों घूम रहे हैं। जब डी वाला अवस्था बी को प्राप्त हो जाएगा तो एफ वाला अवस्था डी को प्राप्त हो जाएगा, और फिर जो दूसरे दिन खाया हुआ खाना है वो फिर हमारा एफ को प्राप्त होगा। जब बी वाला अवस्था ए को प्राप्त हो जाएगा तो डी वाला अवस्था बी को प्राप्त हो जाएगा, एफ वाला अवस्था डी को प्राप्त हो जाएगा, और जो खाया हुआ भोजन आएगा जिससे रस बनेगा वो अवस्था एफ का स्थान लेगा। इस तरह से जब ए हमारे शरीर के अंदर जो पूर्ण परिपक्व रस है, जो हमारी सभी भौतिक क्रियाओं में काम कर रहा है, वो धीरे धीरे करके बॉडी यूज करेगी। पीछे वाला बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डी वाला है वो बी में कन्वर्ट होगा, जो एफ वाला है वो डी में कन्वर्ट होगा, और जो खाया हुआ भोजन है वो एफ में कन्वर्ट होगा। इस तरह से एक सीरीज चलती चली जाती है, इसको बोलते हैं वृत्ति। अब आया कुछ? ये तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन सर यहाँ पे जैसे ए वाला जो है आपने बताया, इसमें रस रक्त मांस मेद और शुक्र, मज्जा और शुक्र, ये तो समझ में आ रहे हैं कि ये बॉडी ने यूज किया और ये खत्म होते गए, बॉडी ने यूज किया, खत्म होते गए, और सीरीज आगे बढ़ती गई। एफ वाला डी में हो गया, डी वाला बी में हो गया, बी वाला फिर से ए में हो गया। लेकिन अस्थि को कैसे समझे, अस्थि कैसे यूज हो रही है?
अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, और वही सर तो चीज है। दूसरा एक नहीं चीज नहीं और वही चीज समझाना चाह रहा हूँ। अब क्या हुआ कि एफ वाले से जो एफ वाला पार्ट है पहली बार गया, और पहली बार जाने के बाद उसमें कुछ ऐसा पार्ट था जो रक्त का पार्ट था। उस रक्त वाले पार्ट ने एफ वाले पार्ट में से एफ वाला पार्ट निकाल लिया, बी वाले में से बी वाला पार्ट निकाल लिया, रक्त वाले से रक्त वाला पार्ट निकाल लिया, क्या नाम है, मांस धातु वाले से मांस धातु का पार्ट निकाल लिया। इस तरह से ये पार्ट अलग अलग होते चले गए। अब अस्थि का यूज कहाँ होता है, वो प्रश्न है कि अस्थि का यूज कहाँ होगा। और ये भी प्रश्न है सर, ए बी फिर सी कहाँ गया, डी के बाद ई कहाँ गया, ये क्यों नहीं किए आपने? नहीं, ये तो मैंने सिर्फ केवल आप हाँ तो मतलब ए बी सी डी लिख सकते थे ना आप, क्यों नहीं लिख स्पेशल सकते, क्यों एफ नहीं लिख डी। सकते? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ये है, तो सर मैं ऐसे लिख दिए वर्ड, ठीक ये है तो सर। मैं इसको इसको मैं इसको मिटा के पूरी सीरीज में लिख दे रहा हूँ, ABCD लिख दे रहा हूँ, जो मुझे ध्यान नहीं नहीं, नहीं, एक्चुअली सर मैं शुरू में थोड़ा नहीं अटेंड की थी, इसलिए मुझे नहीं पता था। और सर एक चीज और, अभी आप अस्थि वाला बता दीजिएगा सर, एक चीज तरीके से और ऐसा समझा जा सकता है क्या कि जैसे आप इमेच्योर और मैच्योर का पार्ट बोल रहे हैं, हमने जो भी लिया हमने खा लिया, हमारी अग्नि ने काम किया और वो निष्ठा पाक के रूप में, विपाक के रूप में बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और घूम रहा है। जब तक वहां पे अभी वो इमेच्योर ही रहेगा, तब तक भले वो पंचभूताग्नि काम कर ले और चाहे जठराग्नि काम कर ले, चाहे पांचों पित्त मिलके काम कर ले, लेकिन जब तक वो धात्वाग्नि नहीं काम कर रही है तब तक वो ए बनेगा ही नहीं। यस ऐसा मैम, बिल्कुल, और मुझे भी वही यही में लगता हाँ, वो है। प्रोसेस पूरा ही नहीं यही होगा, लगता है। वो प्रोसेस पूरा ही नहीं होगा ना, तभी तो बॉडी बनेगी ना, तब भी सारा वो वो सिस्टम एक बनेगा। सेकंड में सर से पूछ रही हूँ एक बात सुनो, सर। ये जो वृत्ति है वो एकदम में खत्म थोड़ी ना हो रही है, अभी तो इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न उठेंगे नहीं, दिमाग में। हाँ मतलब, लेकिन सर यहाँ पे जैसे हमने धात्वाग्नि का काम किया, यहाँ पे वृत्ति वाला कॉन्सेप्ट फिर नहीं आएगा। वृत्ति यदि बार बार वो चीज बन रही है, हो रही है, तो फिर यहाँ पे धात्वाग्नि का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, मतलब आम रस का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। मतलब ये वाला जो मैंने सोचा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या? वृत्ति नहीं, काम नहीं कर रही है। नहीं, यहाँ पर वृत्ति ही काम कर, यहाँ पर वृत्ति ही काम कर, ध्यान से सुन, बिल्कुल ध्यान से सुनना भी। अब मैं इसको हाँ, इसको एक ऐसे समझ सकते हैं जैसे सिंपल भाषा में ये रस है। अब मैं इसमें केवल निशान लगाऊंगा, ये थोड़ा ये रक्त का पार्ट, ये थोड़ा सा रस रक्त, ये मांस का हो गया, सर सिंपल बोर्ड लगा लो उसके ऊपर, दीवार के ऊपर। अरे उसके लिए तो बहुत वो चाहिए। कुछ नहीं, एक सिंपल सा ही आता सर, छोटा सा स्लेट टाइप ले लो, स्लेट ही ले लो कोई, या कॉपी ले 7 हो लो। गए, बल्कि 6। ये खुद तो रस का पार्ट है, ठीक है, ये रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि सूत्र, ठीक हो गया, इतना आ गया ना, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि और आखिर में सूत्र। अब देखिए यहां से रस बना, पूरा संपूर्ण रस बन के जा रहा है, रस ने अपना पार्ट अलग कर लिया, ये पार्ट इसका रस का अलग हो गया, और इसकी जो धातु अग्नि थी, इस धातु अग्नि ने इस संपूर्ण रस से अपने पार्ट चुराए, अपने पार्ट लिए, अपने पार्ट लेके उपादान कारण को, जितने भी कारण थे वो यहां से अब शुरू, और यहां पर इसकी धातु अग्नि काम की और काम करके इसको हटाया इसने, और इसको हटाने के बाद अपने रस का पार्ट अलग कर लिया, यहाँ पर रसाग्नि काम, और रसाग्नि काम करके जब यहाँ पर आई तो भूता अग्नियों ने जितने भी उसके रस को बनाने वाले जो पार्ट थे उनको इकट्ठा करके रस के पार्ट में कन्वर्ट किया, और वो स्टेज यहां से यहां तक। समझ आया? ये संपूर्ण रस का पार्ट है,
इसमें से रस धातु का पार्ट निकाला रसाग्नि ने। भूताग्नि ने क्या काम किया कि जो इसके उपादान कारण थे, अर्थात जो उसके मटेरियल थे, उनको पूरे शरीर से इकट्ठा करके और एक जो है वो समुद्र रस का पार्ट बना दिया। और वो स्टेज यहां से शुरू हुई थी और यहां पर खत्म हुई थी, उसको एक ही जगह सब नहीं मिल गए। भूताग्नि को एक जगह सब पार्ट नहीं मिले थे, वो पूरे शरीर में भ्रमण करके रस से संबंधित जितने भी उपादान कारण थे उनको इकट्ठा करके लेके आई। यहां पर रसाग्नि का काम सिर्फ इतना था कि अपने रस को इन्होंने निकाला। भूताग्नि का काम था पूरे शरीर से इसके उपादान कारणों को इकट्ठा करके इस स्टेज के द्वारा लाके और फिर यहां तक छोड़ा। अब रस का पार्ट किसकी समझ में आया? जी सर, इसका मतलब है कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसका क्लियर नहीं हुआ? कहीं कंफ्यूजन? मतलब ये है कि जो अब हमारा जो विपाक के बाद की स्टेज चल रही है, जो अब मतलब कि ग्रहणी कला के इधर प्लेट में चल रही है, इसका मतलब ये है वो 5 टोपी वाले आपका एग्जाम्पल जो है उसका ढूंढे, ये इससे मैच कर रहे हैं। वो भू पंचभूताग्नि लाई, उसको उसने मतलब आइडेंटिफाई किया, फिर रसाग्नि आई, उसने उससे रस धातु मतलब पंचभूताग्नि ने 5 वो इंडिकेट किए टोपी वाले ऐसे, और फिर रसाग्नि ने उस पे काम किया और रस धातु का पार्ट अलग कर लिया। अब यहाँ पे रस धातु में उपादान कारण कम मिलने चाहिए, लेकिन फिर क्या ऐसा होता है कि रक्त में उपादान कारण रक्त के भी होंगे और रस एक उपादान कारण में ही होगा, फिर मांस का रस और रक्त होगा। हाँ, अब देखिए, रक्त का उपादान कारण रक्त बन तो रहा है, लेकिन रक्त का उपादान कारण कई जगह है। वहां पर वो सीधे जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा सीधे? वहां से निकल के सीधे जाएगा रंजक पित्त से मिलने के लिए कि भाई साहब आ गए आपके, वो रंजक पित्त उठा के सीधे ले जाएगा उसको बोन मैरो के अंदर। ये सब उपादान कारण ही तो है। और वहां से फिर इमेच्योर होकर तब ब्लड के अंदर आएगा। मतलब जो मॉडर्न साइंस में जो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ये हमारे उपादान कारण मतलब ये अग्नि के रूप में आ जाते हैं। विटामिन B12 ये सब क्या है? ये सब उसके उपादान ही कारण है कि ये इसके उपादान कारण है। और इसी को भूताग्नि पूरी तरह से इकट्ठा करती है कि पहले लिवर में गई और वहां लिवर में जाने के बाद जो वहां पर हीम था उसको हाथ में लिया और उसको साथ में लेके फिर सीधे हृदय में गई और हृदय से वो पुष्ट किया गया सीधे क्या नाम है हमारी बोन मैरो में गया। वहां से उसके उपादान कारण लिए और वहां से फिर इमेच्योर की स्थिति यहाँ से फिर यहाँ तक लाके रखा, तब रखा यहाँ से, और यहाँ से लाके बना, तब रस बना, और वो मैच्योर रस है। यही जो वृत्ति है बार बार चलती है। जी सर, मतलब शरीर की कोई प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो आरबीसी फॉर्मेशन है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेशन, चाहे स्टूल फॉर्मेशन, जो मर्जी भी हो, उसके बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, तो वो बार बार कंप्लीट प्रोसेस है, उस वही वृत्ति है। हाँ, वही वृत्ति मतलब है। ये अगर ये रुक गया तो शरीर खत्म हो गया, अगर ये प्रोसेस प्रॉपर चलता रहा तो हमारा शरीर प्रॉपर मतलब अगर वृत्ति खराब होगी तो हमारा शरीर बनेगा नहीं, मतलब वहां डिफॉर्मिटीज आ जाएगी। कहने का मतलब रोग व्याधि वही रोग व्याधि। और वही हमको देखना पड़ता है कि आखिर वृत्ति जो है वो कहाँ पर ब्रेक कहाँ होगी। और जो ब्रेक जैसे किसी का एचबी नहीं बनता है, उसमें कई कारण होते हैं बनने के, अगर उसके प्रॉपर उपादान कारण नहीं मिले तो वही हमें ढूंढना है क्या कारण है, क्यों नहीं वो ब्लड बन रहा, और उसी के हिसाब से फिर हमें वो ढूंढ के उसी का इलाज करना है, कौन सा उपादान कारण उसको नहीं मिला और उसको करेक्ट करना है। गगन अग्रवाल जी कह रहे हैं समझ में नहीं आया सर, सीधे आया करो, सीधे आ जाओ, इसमें जूम पे आओ सर। अब काम नहीं चलेगा फेसबुक से। अब ये बताओ, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं इसका ऑप्शन ओमपाल कुमार आपको आया समझ? उलफ सिंह आपको आया? जल्दी जल्दी जवाब दे दो। जी सर। बेटा अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि ये वो है। अजय खान जी आपको आया? खुशबू आपको आ गया?
जी सर, थोड़ा आया, थोड़ा एक बार रिपीट और देखूंगी सर। ठीक है। ठीक है जी, आपको आया? गुरुजी ये दोबारा सुनना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, सरोज जी आपको आया? 2-3 बार सुनना पड़ेगा सर, कंसेप्ट जब भी होगा क्लियर। जब तक हम इसको थोड़ा रिपीट नहीं कर पाएंगे ना, अपने ब्रेन में बिठा नहीं आया पाएंगे। है, काफी कुछ आ गया। जी, ये मोना ओमपाल पटेल जी आपको आया सर? सर्वेश जी आपको आया? प्रिया जी आपको आया? सर सिंपल है ये, कोई इसमें एक बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल जो रेगुलर रहेंगे वो ही कर पाएंगे। मान लो मगर जैसे अब हम ऑब्स्ट्रक्टिव की ही बात करें। जी सर एक बार आपने कबाड़ी वाला एग्जांपल नहीं, दिया इसमें था, उससे भी तो सर ये मिलता जुलता है। हाँ वो सर इसमें थोड़ा सा सिंपल कर लो कुछ। हाँ पवन सर, एक बार आप बोल मैडम ऐसे है, मान लो हम जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की ही बात करें हम, ठीक है ना। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हम देखते हैं स्टूल का कलर वाइट कलर है, वाइट कलर आ रहा है, क्ले कलर स्टूल आ रहा है मतलब। और उसमें क्ले कलर स्टूल क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें बिलिरुबिन जो बिलिवर्डिन के जो कंटेंट होते हैं ना, वो उसमें मिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, मतलब वो उपादान कारण वहीं पे हमारा ब्लॉक हो गया वो। तो वो वहां पे हमारा, अगर वो सही चलता रहता तो वृत्ति हमारी सही होती। वहां पे ब्लॉक हो गया तो हमारी वो चेन टूट गई वहां पे, जो कलर स्टूल को या देने वाला था। तो वहीं पे रोग उत्पन्न हो गया। हमें वही कारण ढूंढना है भाई, कौन सा उपादान कारण हमारी प्रोसेस को पूरा करने में वो काम नहीं आ रहा, तो वही कारण ढूंढ के तो वही करना है। जहाँ पे उपादान कारण रुक गया वही रोग, वहां ही रोग पैदा हो गया, मतलब यही है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसको कल फिर डिस्कस करेंगे। एक ये छोड़ने वाला पार्ट हो गया, ये तो मेन ही है। ठीक है, फिर 9 बजे मिलते हैं, और 9:30 बजे, वो 9:30 बजे, 9:10। पर कल मुझे ये भी सर जी कल थोड़ा सा पृथकत्व और विभाग के बारे में भी बताइएगा, वो दोनों पर ये दो कैसे डिफरेंस कर सकते हैं उसको। ठीक है। और आप लोग ना जल्दी जुड़ जाया करो, क्योंकि मैं इसी चक्कर में जो है फटाफट लगभग 8:03-4 तक मैं शुरू कर देता हूँ। सब लोग फटाफट जुड़ जाया करो, क्योंकि ये वाला पार्ट कितना भी करोगे तो लेट ही हो जाएंगे। ठीक है जी सर। जी ठीक है सर, प्रणाम। हो गया सर? 9:10 सर, 9:10।